हेलो दोस्तों, आइए अब हम बात करेंगे विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 के बारे में। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, विशिष्ट अनुतोष का मतलब होता है एक स्पेशल रिलीफ या स्पेसिफिक रिलीफ बोल सकते हैं। इस विशिष्ट को हम विनिर्दिष्ट भी कह सकते हैं। विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। विनिर्दिष्ट अनुतोष वह उपचार होता है जिसके द्वारा संविदा में एक पक्षकार को किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिस कार्य को वह करने या न करने के लिए वादा किया था। फिर से हम इसको रिपीट करेंगे कि विनिर्दिष्ट अनुतोष एक ऐसा उपचार होता है जिसके द्वारा संविदा के एक पक्षकार को किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसको उसने करने या न करने का वादा किया था। तो ये रहा विशिष्ट अनुतोष का परिभाषा या अर्थ कह सकते हैं। इसी में आपका जो आप ये अनुतोष है, अनुतोष का वर्गीकरण किया गया है, यानी कि जो रिलीफ है, रिलीफ को वर्गीकृत किया गया है। व्यवहार न्यायालय द्वारा किसी दोष या क्षति के लिए दिए गए उपचारों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया गया। पहला है वह उपचार जिसके द्वारा वादी वही वस्तु प्राप्त कर सकता है जिसका वह अधिकारी है। मतलब ऐसा रिलीफ कि इस रिलीफ के द्वारा कोई वादी है तो वह वही वस्तु प्राप्त कर सकता है जिसका वह अधिकारी है। दूसरा इसमें जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में वह उपचार जिसके द्वारा वादी वही वस्तु प्राप्त नहीं कर सकता है बल्कि उसके स्थान पर क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। स्पेसिफिक रिलीफ में दो तरह के रिलीफ होते हैं। पहला रिलीफ तो ये होगा कि जो वादी है, यानी कि जिसकी क्षति हुई है, जिसका नुकसान हुआ है, वह व्यक्ति वही वस्तु प्राप्त कर सकता है जिस वस्तु को पाने का वह हकदार है। और दूसरा यह है कि यदि वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, यानी कि वह उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाएगा बल्कि उसके जगह पे उसको क्षतिपूर्ति दे दी जाएगी। तो पहला एक विनिर्दिष्ट अनुतोष, जबकि दूसरा क्षतिपूर्ति का उपचार है। इस प्रकार विनिर्दिष्ट अनुतोष ऐसा उपचार है जिसका उद्देश्य दायित्व को उसी प्रकार पूर्ण करने का होता है, यानी कि जिसमें हम वस्तु सेम टू सेम पाते हैं, यानी कि वही वस्तु प्राप्त करते हैं जिसका प्राप्त करने का हकदार है। तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रिलीफ, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष। अब विनिर्दिष्ट अनुतोष में होता क्या है कि इसका उद्देश्य तभी पूरा होता है जब जैसी वस्तु उसने खोई है या जिस वस्तु का उसे हानि हुआ है वही वो प्राप्त कर लेता है। पोलक एवं मुल्ला, पोलक एवं मुल्ला एक विधिशास्त्री हैं, इन्होंने अपना एक विचार प्रकट किया है। उनके द्वारा सारांश में विशिष्ट अनुतोष की विधि जो है ये प्रक्रिया विधि का एक भाग है। जो विशिष्ट अनुतोष विधि है प्रक्रिया विधि का एक भाग है जो न्यायिक अनुतोष के रूप में प्रदान किया जाता है। इसे विनिर्दिष्ट शब्द से इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि वादी को विशेष उपाय प्रदान किया जाता है। अतः प्रतिवादी किसी कार्य को करने या न करने के लिए उसी तरीके से बाध्य होगा जिस रूप में उसे कार्य करने को कहा गया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष के अंतर्गत पीड़ित पक्ष को वही वस्तु देने का आदेश दिया जाता है जो वास्तव में उसकी है या उसे प्राप्त होना चाहिए। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष का वर्गीकरण पहला तो ये हो गया कि वह व्यक्ति वादी अपनी उस संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का अधिकार रखता है जिस संपत्ति से उसको हटाया गया है, जिसके कब्जे से उसको हटा दिया गया है। दूसरा है कि वादी प्रतिवादी को न्यायालय से किसी विशेष कार्य को जिसको पूरा करने का उसका वैधानिक दायित्व है विशिष्ट अनुपालन के लिए आदेश जारी करवा सकता है। तीसरा यह है कि वादी प्रतिवादी को किसी कार्य को नहीं करने के लिए, जिसे नहीं करने के लिए वह वैधानिक रूप से दायित्वाधीन है या बाध्य है, वह उसे कर रहा है तो न करने के लिए निषेध आज्ञा जारी करवा सकता है। मतलब
कि जो वादी है वह प्रतिवादी से वही कार्य करवा सकता है जिसको कराने के लिए वह वैधानिक रूप से दायित्वाधीन है, और अगला जो है उसके लिए वह न्यायालय से आदेश जारी करा सकता है। और अगली बात यह है कि वह वादी जो है, वादी प्रतिवादी को उस कार्य को करने से मना करा सकता है, प्रतिषिद्ध करा या प्रतिबंध करा सकता है जिसके लिए वैधानिक रूप से वह मना करने का दायित्वाधीन है, तो वह न्यायालय से निषेध आज्ञा जारी करा सकता है जिसे इंजंक्शन कहा जाता है। अब अगली पॉइंट है कि वादी को स्वामित्व के वादी अपने स्वामित्व को किसी संपत्ति या वस्तु पर निश्चित करके पक्षकारों के अधिकार की घोषणा करा सकता है। इस प्रकार क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त वह यह भी घोषित करा सकता है कि किस पक्षकार का उस संपत्ति पर अधिकार है। तो यह धारा 34 एवं 35 के अंतर्गत प्रावधानित किया गया है। अगला है वादी लिखत का परिशोधन भी करवा सकता है। कोई लिखत है, कोई इंस्ट्रूमेंट्स है जो लिखित में होता है तो उसका परिशोधन करा सकता है, यानी कि रेक्टिफिकेशन। और अगला जो छठा है वह है वादी संविदा का विखंडन करवा सकता है। वादी संविदा का विखंडन, वादी प्रलेखों का प्रतिसंहरण रद्द करा सकता है। वादी जो है वह प्रलेखों का प्रतिसंहरण भी करा सकता है, यानी कि उसे रद्द करा सकता है। तो ये वादी को निम्नलिखित यानी कि जो हमने बताया ये तमाम प्रकार के रिलीफ प्राप्त हैं, उसको उपचार प्राप्त हैं। अब हम अगला पॉइंट पे बात करेंगे, घोषणात्मक डिक्री के बारे में बात करेंगे। घोषणात्मक डिक्री माने हिंदी में होता है आज्ञप्ति, और घोषणात्मक मतलब उसको हम इंग्लिश में डिक्लेरेटरी डिक्री बोल सकते हैं। डिक्लेरेटरी डिक्री को हिंदी में बोलेंगे घोषणात्मक आज्ञप्ति। घोषणात्मक आज्ञप्ति एक ऐसी आज्ञप्ति है जिसके अंतर्गत न तो प्रतिकर देय होता है और न ही उसके निष्पादन की आवश्यकता होती है। यह ऐसी आज्ञप्ति है जो मात्र अधिकार या हैसियत की घोषणा करता है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं करता। इस प्रकार घोषणात्मक आज्ञप्ति की रक्षा करने एवं उन्हें यथास्थान रखने का कार्य करता है। जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार या वैध हैसियत रखने का हैसियत रखता है, उसे रखने का हैसियत रखता है या अधिकारी है, तथा कोई अन्य व्यक्ति उसके इस अधिकार से इनकार करता है, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार रखता है और दूसरा व्यक्ति उसके अधिकार को मना कर रहा है, यानी वह उसके अधिकार का उल्लंघन यानी उसके अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो ये नहीं मानता है कि उस व्यक्ति का उस संपत्ति के संबंध में कोई अधिकार है, तो वह अधिकारी व्यक्ति न्यायालय में यानी कि जिसका हक था, जिसका अधिकार था, वह न्यायालय में इस उद्देश्य के लिए वाद दायर कर सकता है कि न्यायालय इस प्रभाव की एक घोषणा जारी करे, एक डिक्लेरेशन जारी कर दे कि वास्तव में वादी विवादग्रस्त संपत्ति का अधिकारी है। वादी जो है, जो विवादित मामला है, जो विवादित संपत्ति है, उसका स्वामी है, उसका अधिकारी है, या उस पर उसकी वैध हैसियत है, हैसियत बनाए रखने का अधिकारी है। न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली इस उद्देश्य की घोषणा घोषणात्मक डिक्री के द्वारा केवल पहले जो अधिकार वादी में निहित था उन्हीं को पुनः वादी के पक्ष में घोषणा कर देता है। इसी को घोषणात्मक आज्ञप्ति यानी कि डिक्लेरेटरी डिक्री कहा जाता है। इस डिक्री से न तो वादी को कोई नया अधिकार प्राप्त होता है और न ही प्रतिवादी से कोई भुगतान या पालन की मांग की जाती है। प्रतिवादी से भुगतान भी नहीं कराया जाएगा, प्रतिवादी से कुछ पालन भी नहीं कराया जाएगा, बल्कि जो वादी है, वादी का जो पहले से ही अधिकार है, उसी अधिकार को साबित किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। तो ये डिक्लेरेटरी डिक्री हो गया। और अगला जो है, अगला पॉइंट है जो इंजंक्शन है, जिसे निषेधाज्ञा या व्यादेश कहा जाता है। इसके प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। व्यादेश को प्रकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है और प्रक्रिया के आधार पर भी दो भाग में बांटा गया है।
तो प्रकृति के आधार पर जो दो भाग में बांटा गया है, प्रकृति के आधार पर यह निषेधात्मक होता है और समाज्ञापक होता है। जो निषेधात्मक है उसे अंग्रेजी में प्रोहिबिटरी बोलते हैं और जो समाज्ञापक है उसे अंग्रेजी में मैंडेटरी कहा जाता है। और प्रक्रिया के आधार पर जब हम इनमें बंटवारा करेंगे या इनका वर्गीकरण करेंगे तो दो और भी जो है इंजंक्शन होता है प्रक्रिया के आधार पे। पहला है अस्थायी यानी कि टेम्पररी और दूसरा है शाश्वत यानी कि परपेचुअल। शाश्वत को आप चाहें तो स्थायी व्यादेश भी कह सकते हैं। तो आइए हम निषेधात्मक व्यादेश की बात करते हैं। निषेधात्मक व्यादेश प्रतिवादी को किसी कार्य को करने से मना करता है, अवरुद्ध करता है, नकारात्मक बाध्यता को परिवर्तित करने के लिए एक आदेश है जिसको वह न करने के लिए बाध्य है। उसे मना कराया जाता है प्रतिवादी को कि आप यह कार्य नहीं करेंगे जिसे करने का अधिकार आपको नहीं है। ऐसा आदेश भावी दोषपूर्ण कार्य कारित करने की दशा में प्रयोग किया जाता है। जो दोषपूर्ण कार्य है उसको भावी यानी कि जो भावी दोषपूर्ण कार्य है उसको कारित करने की दशा में प्रयोग किया जा रहा है। इस आदेश को, इस आज्ञप्ति को या व्यादेश कर सकते हैं, इंजंक्शन को इसलिए पास करते हैं कि भविष्य में कोई दोषपूर्ण कार्य ना हो। समाज्ञापक व्यादेश, समाज्ञापक व्यादेश को अंग्रेजी में मैंडेटरी इंजंक्शन बोलते हैं। समाज्ञापक व्यादेश जो है प्रतिवादी को अपकारपूर्ण कार्य करते रहने से रोकने का आदेश है। वह बार बार कोई अपकारपूर्ण कार्य कर रहा है तो उसको करते रहने से रोकना है। यह रुकावट या तो किसी कार्य को मिटा देने से होती है या किसी कार्य को करने की आज्ञा देकर होती है ताकि स्थिति पूर्ववत हो जाए, पहले जैसी स्थिति बनाए रखने के लिए समाज्ञापक व्यादेश। अगला है अस्थायी व्यादेश। अस्थायी व्यादेश, यह व्यादेश ऐसा व्यादेश है जो वाद के निर्णय के समय तक पूर्व स्थिति को यथावत बनाए रखने के लिए वाद की कार्यवाही के प्रारंभ में दिया जाता है। कोई मुकदमा चल रहा है, मुकदमा के प्रारंभ में ही एक अस्थायी इंजंक्शन दे दिया जाता है कि जब तक इस वाद का निर्णय न हो जाए, जब तक इस वाद पे कोई फैसला न आ जाए तब तक इसको यथावत बना रहने दिया जाए। ये आदेश एक नियत समय तक प्रभावशील होता है तथा वाद की किसी भी अवस्था में दिया जा सकता है। शाश्वत या स्थायी व्यादेश जो है, यह व्यादेश वाद की कार्यवाही के अंत में दिया जाता है तथा डिक्री का ही भाग होता है। यह व्यादेश असीमित समय तक अपना प्रभाव रखता है। इसे प्राप्त करने के लिए वादी को अपने पक्ष में अधिकार के अस्तित्व को सिद्ध करना पड़ता है। यह शाश्वत है, यह कार्यवाही के अंत में दिया जाता है तथा एक प्रकार से डिक्री का भाग होता है, चूँकि डिक्री अंतिम में ही दी जाती है। यह व्यादेश असीमित समय तक जारी रह सकता है या असीमित समय तक अपना प्रभाव रखता है। इसे प्राप्त करने के लिए वादी को अपने पक्ष में अधिकार के अस्तित्व को सिद्ध करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने जो है एक छोटा सा वीडियो सेशन बनाया है जिसमें मैंने इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करी है। इस पर हमारी व्याख्या हुई और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे जरूर सहायता मिलेगा। आप परीक्षा में इसके माध्यम से उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। इस वीडियो को देखिए, इससे लाभ उठाइए और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।